नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। दुनिया के मिर्च उत्पादक देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। मिर्च एक खास मसाला वाली फसल है। सेहत के लिहाज से मिर्च में विटामिन ए, सी और खनिज लवण पाए जाते हैं। मिर्च की फसल में कीटों द्वारा काफी नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मिर्च की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। ये मक्खी एक किस्म का तरल पदार्थ निकालती हैं, जिससे फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास रुक जाता है। ये जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। मोयला, ये कीट चेपा और महू के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे आकार और कोमल शरीर वाला होता है। ये पौधों के कोमल तनों, पत्तियों और फूलों से रस चूसकर उनका विकास रोक देते हैं। जिन स्थानों पर मोयला बैठता है, वहाँ पर एक प्रकार का लसीला पदार्थ अपने शरीर से निकाल देता है। इससे बाद में फफूंदी रोग हो जाता है। इस कीट की पंख वाली अवस्था बीमारियों को भी फैलाती है। हरा तेला, ये पुदकने वाले छोटे और मध्यम आकार के हरे रंग के कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। ये पत्ती पर तिरछा चलते हैं। इनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों से रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। ये कीट विषाणु रोग भी फैलाते हैं। फल छेदक कीट, इस कीट की लटें फलों में छेद बनाकर अंदर घुसकर फलों को खाती हैं। इनके प्रकोप से फल सड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी के साथ साथ फलों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और उनकी पहचान के बारे में जाना। आइए जानते हैं कीटों के नियंत्रण उपाय के बारे में। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए 10 पीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। परभक्षी कीट क्राइसोपर्ला के 2 वृक्क प्रति पौधे की दर से खेत में छोड़ें। फलछेदक कीटों से बचाव के लिए 5 फेरोमोन पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। बीटी नामक जीवाणु का 1.5 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करने से फलछेदक कीटों से बचाव होता है। ट्राइकोग्रामा किलोनीस एंड परजीवी को खेत में 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से छोड़ें। ये परजीवी फलछेदक कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है, जिससे फलछेदक कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। एनपीवी के 250 LE का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फूलन से फलन तक 3 बार छिड़काव करने से फलछेदक कीट को कम किया जा सकता है। जैव आधारित कीट रोकथाम, मिर्च की फसल में हानिकारक कीटों और लीफ कर्ल के इलाज के लिए 30 व 40 दिनों की फसल अवस्था पर आवश्यकता अनुसार एजाडियोरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ वर्टिसिलियम मित्र फफूंद 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 50 दिनों की फसल अवस्था पर केवल वर्टिसिलियम फफूंद 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का करें। अंतिम 2 छिड़काव 70 और 90 दिनों की फसल अवस्था पर स्पाइनोसेट 45 SC 200 मिलीलीटर हेक्टेयर की दर से पर्याप्त पानी में घोलकर करें। सब्जी उत्पादन में कई समस्याएं आती हैं, जिसमें बात करें सूत्रकृमि की तो यह ऐसा जीव है जो आमतौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन मिट्टी में रहकर यह फसलों को अधिक हानि पहुंचाता है। ये सूत्रकृमि पौधों की जड़ों में गांठ बनाते हैं, जिससे पौधे सूखने लगते हैं और इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निशी केसरी से। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है, जिससे वो पौधों की जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है।
और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन जलन इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी न होकर आपस में गुच्छा बना लेती हैं। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन ये जड़ गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं। तो मान लीजिए कि जहां आपने बिछड़ा लगाया है वो मिट्टी अगर संक्रमित है सूत्रकृमि से, तो वो वहाँ से अपने आप आ जाएगी। और या फिर आप जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं और वह मिट्टी संक्रमित है तो उससे भी यह उसके जड़ों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं या जहाँ भी आप बिछड़ा ला रहे हैं उस मिट्टी की आप जांच कर लें। और मिट्टी में जो सूत्रकृमि की संख्या है, सूत्रकृमि की संख्या जो आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि की संख्या है वो संख्या 2 निमेटोड 2 सूत्रकृमि पर ग्राम सॉइल से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें उपाय करने की ज़रूरत है। सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके। और वर्तमान में बढ़ते हुए रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण भूमि, जल, पर्यावरण, खाद्य पदार्थों के खराब होने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए समन्वित रोग प्रबंधन का तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना यह है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप खाली खेत में लगाते हैं तो बिछड़ा को आप नीम के घोल में बिछड़ा को डुबो के और तब लगाएं। और खड़ी खेतों में अगर आपको लगता है कि इसमें जड़ गांठ की समस्या आ रही है, 1-2 पौधा में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाजार में फुराडॉन के नाम से आता है। उसमें प्रति पेड़ आप 1 चम्मच छोटी चम्मच से अंदाज से उसके चारों ओर, बिछड़ा के चारों ओर
थाला बना के डाल सकते हैं और थाला बना के डालने के बाद आपको तुरंत उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा केमिकल में हम फ्यूराडाउन का ही इस्तेमाल केवल कहते हैं, क्योंकि जितना हम दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें तो उतना अच्छा हमारे इन्वायरमेंट के लिए रहेगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर के कृषक चंद्र प्रकाश ने। आप केला उद्यान में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चंद्र प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप जानते हैं केला बूढ़े बच्चे और जवान सभी का प्रिय फल है, क्योंकि ये कैलोरी का रिच सोर्स है। एक 100 ग्राम फल खाने पर 60 से 130 मिलीग्राम कैलोरी आपको प्राप्त होती है। इसकी टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए हुए पौधों को उगाना चाहिए, क्योंकि ये पौधे एक समान बढ़वार से बढ़ते हैं। इनके फल अच्छे होते हैं और संख्या में अधिक और गाढ़ इनकी लंबी होती है। जो फिंगर्स होते हैं उनकी लंबाई अधिक होती है और गुच्छे में अधिक से अधिक बंच होते हैं। साथ ही साथ पौधे एक समान बढ़वार के होने के कारण उनकी देखरेख भी एक साथ होती है। किसान भाइयों, केले की फसल में जहां तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है तो इसकी रोपाई के समय 300 ग्राम सुपर फॉस्फेट और गोबर की खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। रोपाई के 25 दिन बाद फसल में 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 60 दिन बाद 300 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम MOP, 125 ग्राम यूरिया और 25 ग्राम सूक्ष्म तत्व का प्रयोग करें। 90 दिन बाद फसल में 100 ग्राम MOP और 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 165 दिन बाद फसल में 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 210 दिन बाद 100 ग्राम MOP का प्रयोग करें। 255 दिन बाद 100 ग्राम MOP और 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 300 दिन बाद फसल में 100 ग्राम MOP का प्रयोग करें। यदि आप जैविक कर रहे हैं तो 50 ग्राम एजोक्टिवेक्टर, 50 ग्राम PSB और 50 ग्राम एजोस्पिरिलम प्रति पौधा आप डालना आवश्यक होता है, जिससे कि आपको अच्छी उपज मिलती है। जब आप जैविक विधि से खेती करें उस समय नमी का उचित बनाए रखने के मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग के रूप में घास या पुआल का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सफ़ेद पॉलीथीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप तापक्रम नहीं बढ़ने पाता और पौधे से नमी बनाए रखने के कारण आपकी उपज अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, जब केले के पौधे में फलत प्रारंभ हो जाए तो उसे बांस के डंडों से सहारा दे दें, क्योंकि अगर आप उस समय पौधों को सहारा नहीं देंगे तो पौधों में फलत के कारण पौधों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप केले के पौधों को सहारा अवश्य दें। केला चला अकेला, एक कहावत आपने सुनी होगी, अर्थात जब केले का पौधा गार निकलने लगे तब दूसरे शकर्स को अलाउ करना चाहिए और जब पहली गार कटने की स्थिति में तब तीसरे शकर्स को नीचे से बढ़ना देना चाहिए, अन्यथा केले की बढ़वार आपको सही नहीं होगी और उचित उपज नहीं मिलेगी। जो भी अन्य शकर्स निकले उनको समय समय पर हटाते रहना चाहिए। विषाणु जनित रोगों से बचाव के लिए इस पर बीच बीच में कोई, यदि जैविक कर रहे हैं तो नीम का तेल और यदि अजैविक कर रहे हैं तो कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड 0.5% की दर से छिड़काव करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, गार को कब काटें। पौधे की आप देखेंगे जब गार की ऊपर की फिंगर गोल हो जाएं, उसमें कोई भी कोण ना हो, उस समय उसको नीचे से सपोर्ट देकर तेज चाकू की सहायता से ऊपर से काट के कंधे पर रखकर हटा देते हैं। पकाने के लिए 1000 ppm इथेनॉल में इसको 10 से 12 घंटे के लिए डुबो के निकाल देते हैं, तो एक समान गति से पूरा केला पूर्ण रूपेण से पकता है और जिससे आपको कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं मिलते। और यदि कार्बाइड से पकाते हैं तो उसमें कैंसर कारक होते, जिसे कार्बाइड से न पका के इथेनॉल के 1000 ppm से पकाना ही लाभदायक रहता है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कोटा के कृषक रविंद्र कुमार ने। आप पशुओं के बार बार ताव में आने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रविंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
पशु जो बार बार ताव में आता है, ये बीमारी से बचने के लिए पशुपालक को ज़्यादा किसी धन की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है प्रजनन योग्य पशुओं में पाई जाती है। इसमें पशु हीट में नहीं आता है। किसान के अनावश्यक रूप से चारा दाना नुकसान होता है। पशु समय पर हीट में नहीं आने से बच्चा नहीं दे पाता है, दूध नहीं दे पाता है, किसान का प्रोडक्शन नहीं होता है और किसानों को काफ़ी चारा दाना नुकसान हो जाता है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भ धारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं और डेयरी घाटे में चला जाता है। पशु हीट में आते हैं, इसके लिए पशुपालकों को ज़्यादा हरा चारा खिलाए, जिससे एस्ट्रोजन लेवल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे पशु समय पे हीट में आ जाता है। तब पशुपालकों को दवाई और अननेसेसरी मेडिसिन का खर्चा नहीं होता है। पशुओं को साफ स्वच्छ स्थान पर रखें, पशुओं को समय पे डिवर्मिंग करवाए, मिनरल्स दे, जिससे पशु समय पे हीट में आवे। पशु को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI करवाए। पशुपालक भाइयों, आपके पशुओं में बार बार ताव में आने की समस्या ना हो, इसके लिए पशुओं को संतुलित मात्रा में चारा दाना और 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन खिलाएं। पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा 6 महीने के अंतराल पर पशु चिकित्सक की सलाह पर दें और इसके बाद भी समस्या आती है तो योग्य पशु चिकित्सक से पशु का इलाज करवाएं। हिपर्स बछड़ी होती है, वो 3 साल के अंदर 18 महीने से लेकर 36 महीने तक हीट में आ जानी चाहिए। अगर वैसे जानवर हीट में नहीं आते हैं तो पशुपालक के चारा दाना काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उसे विशेषज्ञ से राय लेनी चाहिए, उसके हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिससे पशुपालक को भविष्य में होने वाली हानियों को बचा जा सके। नेचुरल AI सांड या इनसे प्रदान नहीं करवाए, इसके लिए पशुपालक को पशुपालक के जानवर में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेचुरल से। और आजकल जो क्रॉस ब्रीड जानवर आ रहे हैं उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही सक्सेस है। पशुपालक भाई प्रजनन योग्य जानवरों के बच्चेदानी में कोई मिस्टेक है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे गायनारिच, कोल्प्रोस्टेनोल, कोरोलोन, ये इंजेक्शन लगवाए, डायनाप्रोस्ट वगैरह, इनका एक शेड्यूल होता है। अगर कोई हिपर्स बछड़ी हीट में नहीं आ रही है तो 0 डेज पे हम उस पर बर्सलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर 7 डेज पे उस पर कोल्प्रोस्टेनोल इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर हम 10वें दिन उसमें फिर बर्सलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगवा के सुबह शाम 2 टाइम AI कर देते हैं, जिससे 100% जानवर कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। ये एक हार्मोनल ट्रीटमेंट है और ये अगर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो पशुपालन उसमें मिनरल मिक्सचर जैसे हमारे सप्लाई में भी आता है, उसमें विटामिन आते हैं, काफ़ी हर्ब्स आते हैं, इनका प्रयोग करें। पशुओं को गर्भित करवाने का सही समय, जब आपका पशु सुबह के समय गर्मी में आए तब उसे शाम को गर्भित करवाएं और जब पशु शाम के समय गर्मी में आए तब सुबह के समय गर्भित करवाएं। गाय को गर्मी में आने के 16 से 18 घंटे के बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए और भैंस को गर्मी में आने के 18 से 20 घंटे बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवा लेते हैं तो आपकी गाय भैंसें समय पर ब्याएंगी और आपको डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा और आप पशुओं के अनावश्यक खर्चे से भी बच सकेंगे। जो जानवर 5 साल चारा खाता है उसमें काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, उसमें धन वेस्ट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए पशुपालक का जो जानवर है वो समय पे हीट में आएगा तो सही समय पे ब्याएगा, उससे प्रोडक्शन होगा, तो जो अनावश्यक खर्चा है वो बच जाएगा, उसका जानवर प्रोडक्शन देने लग जाएगा और पशुपालक को लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।